गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास में भारत के वैभवपूर्ण अतीत को, और उसमें हम पढ़ रहे थे सभ्यताओं का इतिहास। और सभ्यताओं के इतिहास में हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने सबसे पहले पढ़ा था सभ्यता की खोज, और सभ्यता की खोज के बाद सभ्यता का क्षेत्र, और सभ्यता के क्षेत्र के बाद भारत में सभ्यता के कौन कौन से स्थल है, और सभ्यता का पूरा परिचय जो है हम पढ़ चुके हैं। आगे हमारा जो बिंदु है हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला और हड़प्पा सभ्यता का जीवन। आज हम अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला। हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला। हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करने वाले जो विद्वान थे उनमें कुछ बुक्स है, पुस्तकें हैं जिनमें उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा। सबसे पहले है महत्वपूर्ण पुस्तकें। सबसे पहले है एच एन राव। इनकी बुक्स है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। उसके बाद सर जॉन मार्शल की पुस्तक है मोहनजोदड़ो एंड इंडियन सिविलाइजेशन। उसके बाद अर्नेस्ट मैके की पुस्तक है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। उसके बाद R.E.M. मार्टिमर व्हाइलर की पुस्तक है आर्कियोलॉजी सर्वे टू इंडिया एंड पाकिस्तान। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये बुक्स के मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारी जो बुक्स है पाठ्य पुस्तक है उसके लास्ट के जो पेज हैं उनमें बुक्स के नाम दे रखे हैं। तो जैसे जैसे हमारा जो लेसन चलता रहेगा उसमें बुक्स इनके साथ आती रहेगी, तो ये ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण पुस्तकें, पहली पुस्तक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी H.N. राव। ध्यान रहे H.N. राव महत्वपूर्ण पुरातत्ववेत्ता थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने विशेषकर गुजरात के धोलावीरा के अध्ययन पर ध्यान दिया और संपूर्ण भारतीय जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिनकी पुस्तक महत्वपूर्ण है सर जॉन मार्शल। विशिष्ट तौर पर सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो का अध्ययन किया, इसलिए उनकी बुक्स है मोहनजोदड़ो एंड इंडियन सिविलाइजेशन।
अर्नेस्ट मैके ने हमारी सभ्यता के बहुत सारे ऐसे तथ्य जो अन्य सभ्यताओं से संबंधित है उसका तुलनात्मक अध्ययन किया। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन बुक्स में आर्यम वाइलर, मार्टिमर वाइलर हमारी सभ्यता के विकास से लेकर के हमारी सभ्यता के पतन तक की समस्त बातें जो है वो आर्यम वाइलर ने आर्कियोलॉजी सर्वे टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ध्यान में, ये सभ्यता को किसी एक देश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, तो ये इनकी बुक से मिलान करने वाले सवाल आ सकते हैं। और अन्य जो हड़प्पा सभ्यता का जीवन हम पढ़ेंगे वो संपूर्ण जीवन इनकी पुस्तकों पर आधारित है। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में भूमिका निभाने वाले प्रमुख पुरातत्ववेत्ताओं, 4 पुरातत्ववेत्ताओं के नाम लिखिए। 4 तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम हम पढ़ चुके हैं, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम जिन्होंने इस सभ्यता पर सबसे पहले काम किया। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं राय बहादुर दयाराम साहनी। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं राखोदास बनर्जी को पढ़ चुके हैं, वी.एस. वाकणकर महोदय को हम पढ़ चुके हैं, अमलानंद घोष को हम पढ़ चुके हैं, एच.एम. राव, सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, आर्यम वाइलर। तो ये सभी ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन और अनुसंधान पर कार्य किया। तो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो किस तरह का है, हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है वो किस तरह से निर्धारित किया गया है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, जब हम कालक्रम का अध्ययन करते हैं, जैसा कि 11th में पढ़ा है, कालक्रम का अध्ययन करते हैं तो इसके लिए हम कार्बन डेटा पद्धति का उपयोग करते हैं। कार्बन डेटा पद्धति जिसे हम C14 के नाम से जानते हैं, जॉन लीवी इसके प्रतिपादक हैं। तो कार्बन डेटा पद्धति के आधार पर ही हम हड़प्पा सभ्यता के समय का निर्धारण करते हैं। चाहे क्षैतिज उत्खनन करें, चाहे हम रेखीय उत्खनन करें, किसी तरह का उत्खनन करेंगे तो उस आधार पर हम कार्बन पद्धति में प्रयोग करते हुए काल का निर्धारण करते हैं। यदि हम हड़प्पा सभ्यता के काल का निर्धारण करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का वर्गीकरण प्राक हड़प्पा है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो वर्गीकरण है प्राक हड़प्पा है। प्राक हड़प्पा के बाद आगे विकसित हड़प्पा है, विकसित हड़प्पा, और विकसित हड़प्पा के बाद आगे आता है उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा यानी हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम से जो वर्गीकरण यदि हम करेंगे तो वो होगा 1300 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व से लेकर के आगे हम बढ़ेंगे तो 1750 से हम बढ़ेंगे तो 1900 से हम आगे बढ़ेंगे तो 2600, और 2600 से हम आगे बढ़ेंगे तो 3300 ईसा पूर्व। 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व का काल है, इसको हम प्राक हड़प्पा के नाम से जानते हैं। ये जो समय है वो हड़प्पा सभ्यता का प्राक हड़प्पा से संबंधित है, 3300 से 2600। उसके बाद हम 2600 से लेकर के और 1750, 2600 से लेकर के 1750 का जो समय है और उसके बीच का ये जो समय है, ये समय है विकसित हड़प्पा का समय, यानी सर्वाधिक विकास हड़प्पा सभ्यता का इस समय हुआ है। और 1750 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व के मध्य जो समय है वो है उत्तर हड़प्पा, यानी बाद की हड़प्पा सभ्यता। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है, विकास का जो क्रम है वो प्राक हड़प्पा से हुआ है, प्राक हड़प्पा से हुआ है। जैसे हड़प्पा सन, कोटगीजी, आमरी, ये ऐसे स्थल है जिनको हम प्राक हड़प्पा कहते हैं। इन स्थलों को हम प्राक हड़प्पा में शामिल करते हैं और इन्हीं के आधार पर हम आगे विकसित अवस्था, क्योंकि ये जो है यहाँ नगरों का पूर्ण विकास दिखाई नहीं देता है, इसी प्राक हड़प्पा में है। इसके बाद नगरों का पूर्ण विकास हुआ है, इसलिए हम विकसित हड़प्पा की श्रेणी में मानते हैं। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम का निर्धारण
डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने किया। डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने, डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने जो वर्गीकरण किया है वो इन्होंने 1750 के बाद का काल माना है। तो यहाँ लगभग इसके बाद का काल, इसको हम उत्तर हड़प्पा रखते हैं, और इससे पहले का जो काल है 1750 के पहले का काल, उसको हम विकसित हड़प्पा की श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरह से कालक्रम का निर्धारण हड़प्पा सभ्यता में प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के रूप में हुआ। हमारे से सवाल पूछा जा सकता है कि विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले कौन सी सभ्यता थी? प्राक हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा के बाद उत्तर हड़प्पा सभ्यता। तो कालक्रम का हमें विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य कला की, तो हड़प्पा की सभ्यता जो है यह विश्व की नगरीय सभ्यता की श्रेणी में है। ये नगरीय सभ्यता की श्रेणी में मानी जाती है। इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट गॉर्डन चाइल्ड ने इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा। नगरीय सभ्यता नाम दिया। हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य कला का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, और हड़प्पा सभ्यता की जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला का वर्गीकरण इस तरह से है। सबसे पहले हड़प्पा स्थापत्य कला में हम पढ़ेंगे नगर नियोजन, उसके बाद बंदरगाह नगर या डाकयार्ड, अन्नागार, स्नानागार, स्टेडियम, बंदरगाह जिसे हम डाकयार्ड गोदीबाड़ा कहते हैं, उसके बाद सुनियोजित नाली व्यवस्था। हड़प्पा की स्थापत्य कला परीक्षा में सवाल आता है, 6 नंबर का या 4 नंबर का सवाल आ सकता है। हड़प्पा की स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए, तब तो अपने को संपूर्ण विवरण यानी हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को समझाना है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थापत्य है, अन्नागार है, स्नानागार है, स्टेडियम है, बंदरगाह है, इन सब का उल्लेख करना है, इन्हें समझाना है, विवरण देना है। और उसके बाद सुनियोजित नाली प्रणाली, इसको भी समझाना है, तब जाकर के हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण स्थापत्य कला का सवाल पूरा होगा। और अलग से सवाल पूछा जा सकता है, जैसा कि अभी पिछले बोर्ड में पूछा, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को समझाइए, 4 नंबर का प्रश्न आता है, तो नगर नियोजन को अलग से समझाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को। हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला में सबसे प्रमुख है नगर नियोजन। देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, गॉर्डन चाइल्ड ने ऐसा कहा। और नगर नियोजन में हम नगर को पढ़ते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के नगर के दो भाग है। हड़प्पा सभ्यता के नगर के 2 भाग है। नंबर 1 है दुर्ग टीला, नंबर 2 है आवासीय बस्ती। देखिए, विश्व की मेसोपोटामी की सभ्यता, दजला-फरात की सभ्यता इनके समकक्ष है, और उन सभ्यताओं में से हड़प्पा सभ्यता भी एक प्राचीन सभ्यता की श्रेणी में आता है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के 2 भाग हैं। नंबर 1 है दुर्ग टीला और दूसरा है आवासीय बस्ती। अब बात करते हैं दुर्ग टीला क्या है। दुर्ग टीला एक ऐसा आवरण है जो पूर्वी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। पूर्वी क्षेत्र कहा जाता है, यानी ये नगर के पूर्व दिशा में होता है। अब इस
नगर वियोजन की प्रक्रिया में एक प्राचीर होती है। इस दुर्ग के चारों तरफ एक चौड़ी प्राचीर या सुरक्षा दीवार होती है, सुरक्षा दीवार। उसके बाद ये जो सुरक्षा दीवार है, प्राचीर है, और ये जो दुर्ग टीला है, दुर्ग टीला, ये एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ होता है। यानी इनके चारों तरफ इस तरह से पत्थर की दीवार बना के एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा, इस ऊंचे चबूतरे पर ये दुर्ग टीला स्थित है। और इस दुर्ग टीले में प्रमुख राजकीय भवन या इमारतें हैं। राजकीय भवन इमारतों में इस दुर्ग टीले के अंदर स्नानागार है, अन्नागार है, सभा भवन है, महाविद्यालय भवन है, महाविद्यालय भवन, स्टेडियम, बाहर भी है, दुर्ग टीले में भी है। तो दुर्ग टीला सबसे पहले हम देखते हैं, पहली विशेषता, दुर्ग टीला एक राजकीय इमारत है। यानी यहाँ पर निवास करने वाले जो लोग थे वो शासक वर्ग थे, शासक वर्ग। उसके अलावा दुर्ग टीले में जो प्रमुख राजकीय भवन है उसमें हम देखते हैं विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, महाविद्यालय भवन, स्टेडियम। ये सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। इसे पूर्वी क्षेत्र भी कहते हैं, कुछ इतिहासकार इसे गढ़ी क्षेत्र भी कहते हैं। गढ़ी क्षेत्र का मतलब गढ़ या किला। ध्यान में कभी कभी सवाल पूछा जाता है, सबसे पहले दुर्ग किले के जो साक्ष्य वो कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन समय में इस तरह से दुर्ग के साक्ष्य जो है वो मिलते हैं। चाहे हम हड़प्पा को देखें, मोहनजोदड़ो को देखें, लोथल को देखें, सुरकोटता को देखें, राखीगढ़, बनावली, ये ऐसे इस तरह के दुर्ग टीले बने हुए हैं। कहीं कहीं दुर्ग टीले और नगर दोनों के तरफ चारों तरफ प्राचीर है, तो कहीं कहीं दोनों के पृथक पृथक प्राचीर बनी हुई, सुरक्षा प्राचीर, और कहीं पर केवल दुर्ग टीले में ही रक्षा प्राचीर बनी हुई है, नगर में नहीं है। तो इस तरह की साक्ष्य भी दिखाई देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आवासीय बस्ती। जब हम हड़प्पा सभ्यता की आवासीय बस्ती की बात करते हैं तो जैसा कि मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने और अर्नेस्ट मैके ने कहा, अर्नेस्ट मैके और मार्शल ने कहा आवासीय बस्ती के बारे में, आवासीय बस्ती जन सामान्य आवास है, जन सामान्य आवास। आवासीय बस्ती में समकोण आकार में काटती हुई सड़कें हैं। आवासीय बस्ती में जो सड़कें हैं वो समकोण आकार में काटती हैं। यानी इन सड़कों का जो निर्माण है वो ग्रिड पैटर्न के आधार पर हुआ है। ये जो समकोण आकार है और ये बीच बीच की जो जगह है ये इनके मुख्य चौराहे हैं। इस तरह से लंदन के ऑक्सफोर्ड नगर, ऑक्सफोर्ड नगर के समान ग्रिड पैटर्न है। ग्रिड पैटर्न समकोण आकार में सड़कें जो है वो समकोण आकार में एक दूसरे को काटती हुई एक ऑक्सफोर्ड सर्किल के समान ग्रिड पैटर्न, लंदन के ऑक्सफोर्ड नगर के समान यहाँ पे मुख्य चौराहे जो बने हुए हैं ये मुख्य चौराहे। इसीलिए यहाँ की
जो सड़क व्यवस्था है उसकी मार्शल ने तुलना लंदन के ऑक्सफोर्ड नगर से की है। ऐसी सुनियोजित सड़कें हैं। कहीं कहीं मेन जो बीच की गलियां वहाँ संकरी है, बाकी अन्य जगह पे कहीं कहीं इस तरह से बड़ी सड़कों का उल्लेख हुआ है। एक 34 मीटर की ऐसी सड़क मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा एक पथ भी है जिसको हम राजकीय पथ कहते हैं। इस तरह का पथ भी नगर में बना हुआ है। उसके बाद यदि हम देखें तो इस नगर नियोजन की जो ये पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र जिसको हम आवासीय बस्ती कहते हैं, यह क्षेत्र एक समतल मैदान पे है, समतल मैदान में है और यह क्षेत्र इस तरह से ग्रिड पैटर्न समकोण आकार में काटती सड़कों से निर्मित किया गया है। इस नगर की जो मुख्य विशेषता है वो ये है सुनियोजित नाली प्रणाली, सुनियोजित नाली प्रणाली, नाली प्रणाली। सर जॉन मार्शल ने कहा है यह विश्व की आश्चर्यजनक नवनिर्माण या प्राचीन जो वास्तु स्थिति है या वास्तुकला है। तो इसको मार्शल ने नाम दिया, मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक नवनिर्माण। देखिए नगर नियोजन सवाल एक पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता की वर्तमान देन क्या है? तो ये नगर नियोजन में जो इस तरह के जो संरचना बनी हुई है, जो इनका जो आर्किटेक्चर है, स्थापत्य है, ये ऐसा ही स्थापत्य वर्तमान के नगरों में उपयोग में लिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान में सबसे बड़ा महत्व या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा महत्व है वो नगर नियोजन के क्षेत्र में है। तो आश्चर्यजनक नवनिर्माण किसको कहा है? नाली व्यवस्था को कहा है। नाली व्यवस्था सुनियोजित है, इन सड़कों के किनारे किनारे नाली व्यवस्था है और जैसे ही सामने दूसरी सड़क मिलती है तो यहाँ पर सिर्फ कूप बनाए गए हैं या इसको हम शोषक गर्त भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पे कचरा प्रबंधन का जो कार्य है, प्रबंधन का जो कार्य है वो इस नगर नियोजन में किया गया है। उसके बाद में ये जो बड़े गड्ढे बना रखे हैं जिसमें गंदा पानी है वो चला जाता है, यानी नाली का कचरा रुक जाता है, उसके बाद गंदा पानी आगे चला जाता है। इस तरह से नालियां एक दूसरे से जुड़ी हुई और संपूर्ण नगर की जो नाली व्यवस्था है वो इस तरह से है कि पूरे नगर से जल जो है, गंदा पानी जो है वो आराम से बाहर चला जाता है। तो ये नगर नियोजन की दृष्टि से सुनियोजित नाली व्यवस्था या एक महत्वपूर्ण स्थापत्य की श्रेणी में माना जाता है। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे जो आवासीय भवन थे, आवासीय भवन, तो आवासीय भवनों की विशेषता हम देखते हैं। आवासीय भवन तो उसमें हम ये देखते हैं कि प्रत्येक आवासीय भवन में एक मुख्य कक्ष है, जो मुख्य द्वार है, मुख्य जो द्वार है घर का मुख्य द्वार, उस पर एक अतिथि कक्ष है। अतिथि कक्ष आवास में दोहरी सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है। सोपान जो है, सीढ़ियां जो है वो दोहरी है, दोहरी सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से, यानी पक्की ईंटों से स्नानागार बने हैं। जैसा कि ये नाली व्यवस्था जो है वो पक्की ईंटों से है, एक दो अपवाद को छोड़ के। जैसे कालीबंगा में हम देखते हैं तो यहाँ नालियों को लकड़ी की खपसियों से ढका गया है, यानी लकड़ी से बनाने का प्रयास किया है। तो कई ऐसे स्थल है जहाँ पर कच्ची ईंटों से नालियां बनाई गई, लेकिन ये छोटे अपवाद को छोड़ करके मुख्य बात यह है कि अधिकतर नालियां जो है वो पक्की ईंटों से ही निर्मित की गई है। तो पक्की ईंटों के स्नानागार बने हैं और प्रत्येक घर में कुआं बना हुआ है, जैसा कि मोहनजोदड़ो में 700 कुएं मिले हैं। तो इस तरह से प्रत्येक घर में स्नानागार भी है, जल प्रबंधन की व्यवस्था भी है और सुनियोजित आवास बने हुए हैं। मुख्य जो दीवार है उस आवास की,
बाहर से ऐसी कोई खिड़की नहीं है जिससे ये आंगन इसका दिखाई दे, यानी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रक्रिया में दो भाग है, गढ़ी क्षेत्र दुर्ग टीला जिसे पूर्वी क्षेत्र कहते हैं, और आवासीय बस्ती जिसे हम पश्चिमी क्षेत्र या समतल मैदान क्षेत्र या इसको आवासीय बस्ती के रूप में हम जानते हैं। सबसे पहले जो दुर्ग टीला है उसकी विशेषताओं को हम देखते हैं। तो ये एक सुरक्षा प्राचीर से बना हुआ है, ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, शासक वर्ग का आवास है, मुख्य राजकीय भवन इसके अंदर, स्नानागार है, अन्नागार है, सभा भवन है, स्टेडियम है, महाविद्यालय भवन है। और आवासीय बस्ती को हम देखते हैं तो यहाँ पर सर जॉन मार्शल ने यहाँ के जो चौराहे है सड़कें संपूर्ण आकार में काट दी है, इसको ऑक्सफोर्ड सर्किल के नाम से जाना गया, जो ग्रिड पैटर्न से बनी हुई है। और इस यहाँ जो सुनियोजित नाली व्यवस्था है इसको सर जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक नव निर्माण कहा, क्योंकि यहाँ जो कचरा प्रबंधन और जल जो वहन की जो प्रक्रिया सबसे श्रेष्ठ मानी गई है नगर नियोजन की दृष्टि से। यहाँ आवासीय जो भवन बने हुए हैं उसमें मुख्य द्वार के पास अतिथि कक्ष, प्रत्येक घर में कुएं, मोहनजोदड़ो में 700 कुएं मिले, पक्की ईंटों से स्नानागार बने हुए हैं। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के हम नगर नियोजन का अध्ययन करते हैं। हड़प्पा के स्थापत्य में नगर नियोजन के बाद दूसरा जो है वो है महत्वपूर्ण स्टेडियम या गोदीबाड़ा। स्टेडियम या गोदीबाड़ा, जैसा कि एस.एन. राव ने कहा, एच.एन. राव ने कहा कि ये जो स्टेडियम है, वैसे जूनीकरण में भी स्टेडियम मिले, कई अन्य स्थानों पर मिले, लेकिन जो धौलावीरा का स्टेडियम है, ध्यान रहे विशेष तौर पर धौलावीरा का जो स्टेडियम है, धौलावीरा के स्टेडियम के संबंध में एस.एन. राव ने कहा कि ये धौलावीरा का जो स्टेडियम है एक विशाल स्थापत्य, यानी इसका 283 गुणा 43 मीटर के आवरण का ये जो स्टेडियम है। तो लोथल और धौलावीरा के जो स्टेडियम बने हुए इसमें धौलावीरा का जो स्टेडियम है वो विशिष्ट रूप से चौपान युक्त है, यानी इनके चारों सीढ़ियां बनाई गई है, प्रवेश द्वारों के पास सीढ़ियां बनाई गई है और विशाल जो दीवार बनी है उसमें बैठने की संपूर्ण व्यवस्था है। इस तरह की एक विशिष्ट स्थापत्य है जिसको अपन स्टेडियम कहते हैं। उसके बाद लोथल के अंदर दूसरा महत्वपूर्ण स्थापत्य है वो है गोदीबाड़ा या डाकयार्ड। गोदीबाड़ा या डाकयार्ड, गोदीबाड़ा या डाकयार्ड है। डाकयार्ड के बारे में एस.एन. राव ने विशिष्ट अध्ययन किया है और एस.एन. राव ने कहा है कि रोम के अंदर, रोम और फिनिशिया के अंदर जो डाकयार्ड है, बंदरगाह बने हुए हैं, उससे अधिक ये विशिष्ट कला के रूप में। दूसरी विशिष्ट बात ये कि विशाखापट्टनम का जो डाकयार्ड है आधुनिक जमाने में उससे ये ज्यादा बड़ा है, उससे बड़ा है, विशाल है। इसका मतलब ये हुआ कि डाकयार्ड या गोदीबाड़ा बनाने की प्रक्रिया है उसको हमने यहाँ लोथल के बंदरगाह से सीखा है, जहाँ पर इसको भोगवा नदी से जोड़ दिया गया है और जो जलीय व्यापारिक जहाज आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं, रुकने की जो इस तरह की व्यवस्था कर रखी है। तो इस तरह से गोदीबाड़े का निर्माण या डाकयार्ड का निर्माण जो लोथल में हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थापत्य माना जाता है। उसके बाद हम बात करें स्नानागार और अन्नागार की, हम बात करते हैं तो ध्यान दें स्नानागार और अन्नागार। यदि हम अन्नागार की बात करते हैं तो हड़प्पा में अन्नागार और मोहनजोदड़ो में अन्नागार। क्यों? क्योंकि जो हड़प्पा का अन्नागार है वो हड़प्पा का अन्नागार जो है वो 45 गुणा 15 मीटर, मोहनजोदड़ो का 55 गुणा 45 मीटर। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों में, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में जो अन्नागार बने हैं उसमें मोहनजोदड़ो का अन्नागार है वो बड़ा अन्नागार है और हड़प्पा का वो छोटा अन्नागार है। सवाल पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य क्या है, तो सबसे बड़ा स्थापत्य है डाकयार्ड, गोदीबाड़ा, और सबसे बड़ी इमारत क्या है तो है मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा है। तो ये ध्यान रहे
मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं स्नानागार की हम बात करते हैं। तो स्नानागार की जब हम बात करते हैं तो ये अलग अलग समूह में, यानी 6 समूह में और 8 समूह में, 6 समूह और 8 समूह में स्नानागार मिले हैं। स्नानागार के चारों तरफ इस तरह से सीढ़ियां बनी हुई हैं, सीढ़ियां, बीच में मध्य में एक जलाशय बना है, जलाशय, और इनके बाहर जो है इस तरह से 6 इधर, 6 इधर, 6 इधर, 6 इधर, यानी चारों दिशाओं में 6 समूह में स्नानागार बने। तो स्नानागार को अपन एक निश्चित सीमा में नहीं बांध सकते कि ये कितने बड़े हैं, क्योंकि स्नानागार समूह में बने हैं, अलग अलग बने हैं। लेकिन जो अन्नागार है वो एक संग्रहित समूह में बना हुआ है और उसके अंदर फिर अलग अलग से प्रकोटे बने हैं, यानी उनमें जो 6 के प्रकोटे बना रखे हैं वो अन्नागार में, जो मुख्य अन्नागार है उसकी साइड में बन रखे हैं। तो उसका मतलब ये होगा अन्नागार में अन्न इकट्ठा होता था और अकाल के समय जो है इसका प्रयोग इस सभ्यता के लिए होता था। तो इस तरह से जब हम हड़प्पा सभ्यता की इस सभ्य कला की बात करते हैं तो उसमें नगर नियोजन के बाद गोदीवाड़ा डाकयार्ड के बाद स्टेडियम के बाद अन्नागार के बाद स्नानागार, इन संपूर्ण तथ्यों का विवरण हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला में शामिल होता है। आगे हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के जीवन की, जो हम अगली क्लास में बात करेंगे।